हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आर ऑल डूइंग वेल। तो आज हम डिस्कस करेंगे साइंस के कुछ क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस आप सभी को पता है कि आपके प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं और संभावना है कि आपके आने वाले एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। इससे पहले हम पार्ट 23 यानी कि 23 वीडियोज़ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिनमें हमने सिर्फ और सिर्फ साइंस के क्वेश्चंस को डिस्कस करके रखा हुआ है। तो अगर आपने वो वाली वीडियोज़ अभी तक नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएँ, वहाँ पर साइंस क्वेश्चंस करके लिंक दिया गया होगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। बाकी आज हम पार्ट नंबर 24 को डिस्कस करेंगे और इन क्वेश्चंस को हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाकी अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, साथ में इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। सो क्वेश्चन नंबर 151 की अगर बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज हेल्प्स इन फ्रूट रिपनिंग। तो फलों को पकने में निम्न में से कौन सी गैस सहायता करती है। अब देखो, ये जो क्वेश्चन है यह दो तरीके से पूछा जाता है। एक तरीका तो आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि फलों को पकने में कौन सी गैस सहायता करती है, और एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, इसी से संबंधित पूछा जाता है कि फलों को पकाने के लिए किस केमिकल का यूज़ किया जाता है, किस केमिकल का यूज़ किया जाता है। तो चलो सबसे पहले इस क्वेश्चन को ही देख लेते हैं। तो फलों को पकने में निम्न में से कौन सी गैस सहायता करती है, तो वह कौन सी गैस है, तो वह है एसिटिलीन गैस। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब केमिकल की बात करते हैं तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि फलों को पकाने के लिए किस केमिकल का यूज़ किया जाता है। तो केमिकल भी आपको ध्यान में रखना है, वो केमिकल हो जाएगा एथिलीन। क्या हो जाएगा? एथिलीन केमिकल का यूज़ जो है तो फलों को पकाने के लिए किया जाता है। ये आपका यहाँ से 2 पॉइंट्स क्लियर हो गए, ये आपको ध्यान में रखने हैं। यहाँ पर बात की गई थी फल की। अगर फूलों का आपसे पूछा जाएगा कि फूलों को खिलाने के लिए किस केमिकल का यूज़ किया जाता है, तो फूलों का भी आपको ध्यान में रखना है कि फूलों को खिलाने के लिए किस केमिकल का यूज़ किया जाता है। फ्लोरिजेंस हार्मोन का यूज़ किया जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ से हमने 3 पॉइंट्स देखे, ये आपको ध्यान में रखने हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 152 है। केमिकली सिल्क फाइबर्स आर प्रीडोमिनेंटली। तो रासायनिक तौर पर रेशम तंतु जो तो प्रबल रूप से क्या होते हैं, तो वह क्या होते हैं, तो वो होते हैं प्रोटीन। ऑप्शन यहाँ पर देखो बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 152 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखो हमीरपुर बोर्ड एग्जैक्ट इसी तरह बार बार पूछता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर प्रोटीन की बात आई है, तो प्रोटीन की जब भी बात आती है तो प्रोटीन के बारे में मैं आपको 2 रोग बताता हूँ कि प्रोटीन से संबंधित यानी कि प्रोटीन की कमी से कौन से 2 रोग हो जाते हैं। तो 2 रोग कौन से हैं? तो एक तो है क्वाशियोरकर और दूसरा कौन सा है, तो वो है मरासमस है। कौन कौन से? क्वाशियोरकर और मरासमस रोग जो है तो प्रोटीन से संबंधित है, ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। एक और क्वेश्चन की अगर बात करें, इसी से संबंधित एक और क्वेश्चन है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है नेचुरल रबड़ यानी कि प्राकृतिक रबड़। तो प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक होता है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बनता है। तो ये जो नेचुरल रबड़ होती है यह आइसोप्रीन की बहुलक होती है। किसकी बहुलक होती है? आइसोप्रीन की बहुलक होती है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बनता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, द विटामिन विच इज़ जनरली एक्सक्रीटेड बाई ह्यूमन इज इन यूरिन इज। तो वह विटामिन जो सामान्यतः मनुष्य द्वारा मूत्र में उत्सर्जित होता है तो उसको क्या कहा जाता है, तो वो विटामिन कौन सा होता है, तो वो होता है विटामिन सी। ऑप्शन यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर बात आई है विटामिन की, तो विटामिन की जब भी बात आती है तो विटामिन से संबंधित जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सारे के सारे हम देखते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बेसिक सा क्वेश्चन, विटामिन की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो फंक ने जो है तो विटामिन की खोज की थी, और कब की थी, डेट्स पर आपको ज़्यादा फोकस रखना है। तो 1911 में फंक द्वारा जो है तो विटामिन की खोज की गई थी। अच्छा, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, केमिकल नेम क्या होता है, तो वो होता है रेटिनॉल। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है? थायमीन। विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या होता है? राइबोफ्लेविन। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होता है? साइनोकोबाल्मिन। और विटामिन B12 में ही कोबाल्ट पाया जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो वो है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, तो वो है कैल्सीफेरॉल। और विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, तो वो है टोकोफेरॉल। और मोस्ट इंपॉर्टेंट विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है, तो वो है फिलोक्विनोन। क्या है? फिलोक्विनोन। ये सारे के सारे विटामिन हैं जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये मैंने आपको बता दिए। एक और क्वेश्चन की बात करें कि पानी में घुलनशील कौन कौन से विटामिन होते हैं, तो जब भी वाटर यानी कि पानी की बात आएगी तो पानी में घुलनशील एक तो विटामिन बी होता है और एक विटामिन सी होता है। बाकी जो भी विटामिन बच गए वो सारे के सारे विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। पानी में घुलनशील होते हैं विटामिन बी और सी, तो ये आपको ध्यान में रखना है। बाकी देखो, अभी तक अगर आपने हमको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पर जाकर फॉलो कर लें। लिंक देखो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी देखो, लिंक कई बार चलता नहीं है तो आपको सिंपली टेलीग्राम पे जाना है और @let's prepare
टू सर्च करना है, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। उसी प्रकार इंस्टाग्राम पे जाकर के आपको लेट्स प्रिपेयर टुगेदर सर्च करना है। अगर कोई क्वेरी होगी तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 154 की अगर बात करें, द पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड इज नॉर्मली अराउंड। तो मनुष्य रक्त का पीएच जो है तो सामान्यतः किसके आसपास होता है? तो देखो, जो प्रीवियस हमने साइंस वाली वीडियो देखी हुई थी तो वहाँ पर मैंने आपको पीएच स्केल के बारे में पूरा का पूरा बताया हुआ था। वहीं पर मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया हुआ था कि जो रक्त होता है, जो ब्लड होता है, तो ब्लड का जो पीएच मान होता है तो वो होता है 7.4। कितना होता है? 7.4। और अगर एग्जैक्ट अगर बात की जाएगी तो मनुष्य रक्त का जो पीएच होता है वो होता है 7.35 से लेकर के 7.45 के बीच में। ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। और एग्जैक्ट आपको ध्यान में रखना है 7.4, ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अब पीएच की यहाँ पे बात आई है तो पीएच स्केल से भी कुछ एक क्वेश्चंस बनते हैं। तो पिछले वाली वीडियो में ही हमने पीएच स्केल के बारे में देखा था। तो सबसे पहला और सबसे बेसिक सा क्वेश्चन बनता है कि पीएच स्केल होती किस तरह की स्केल है? तो देखो, पीएच स्केल एक ऐसी स्केल होती है, एक ऐसा मेथड होता है किसी सब्सटेंस को चेक करने का, टू एक्सप्रेस करने का कि वह किस तरह का नेचर है उसका, एसिडिक है या फिर बेसिक है। और यह किस आधार पर चेक करता है? तो वो करता है हाइड्रोजन आयंस के आधार पर। ये भी आपको ध्यान में रखना है। पीएच स्केल आप सभी को पता है कि कैसी होती है, 0 to 14 होती है, 0 से 14 के बीच में होती है। ध्यान रखना, कई बार ऑप्शंस में 1 to 14 भी दिया आता है तो 1 to 14 जो है तो पीएच स्केल नहीं होती। पीएच स्केल होती है 0 to 14। और आप सभी को पता है कि 0 और 14 के बीच में आता है 7। और 7 क्या होता है? तो 7 जो है तो पीएच वैल्यू का न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है। क्या होता है? न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है, उदासीन विलयन होता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। यही क्वेश्चन जो है तो एग्जाम में पूछा गया था, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और ये जो पीएच होती है तो पीएच भी मैंने आपको बताया हुआ था कि पी क्या होता है और एच क्या होता है। तो पी को कहा जाता है पोटेंस और एच को कहा जाता है हाइड्रोजन्स। ये भी आपको ध्यान में रखना है। पीएच स्केल की खोज किसके द्वारा की गई थी? पीएच स्केल मैंने आपको बताया 0 to 14 होती है। तो पीएच स्केल की खोज किसके द्वारा की गई थी? सोरेनसन के द्वारा जो है तो पीएच स्केल की खोज की गई थी। यहाँ पर सेंटर में होता है 7। अगर 7 जो है तो 0 के आसपास जाएगा, यानी कि 7 जो है तो 0 की तरफ अगर जाएंगे तो यहाँ पर अम्लीयता बढ़ती जाएगी, एसिडिक बढ़ता जाएगा। और 14 की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर क्षारीयता यानी कि बेसिक अल्कलाइन बढ़ता रहेगा। तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने यहाँ पर देखे जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। बाकी वीडियोज़ अगर आपको हेल्पफुल लगती हैं तो जरूर से वीडियोज़ को लाइक कर दिया करें। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 193 है। विच इज़ अ कंडीशन ऑफ डिलेड ब्लड क्लॉटिंग। तो विलंबित रक्त स्कंदन की स्थिति क्या होती है? तो व्हाट इज़ अ कंडीशन ऑफ डिलेड ब्लड क्लॉटिंग? तो उसको कहा जाता है हीमोफीलिया। ऑप्शन यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखो, ये हीमोफीलिया कैसी कंडीशन होती है? तो देखो, हीमोफीलिया में ब्लड क्लॉट यानी कि जो ब्लड होता है, रक्त होता है, वह जो है तो जमता नहीं है। क्योंकि देखो, इसमें ब्लड क्लॉटिंग जो प्रोटीन्स होते हैं या फिर जिनको हम क्लॉटिंग फैक्टर्स भी कहते हैं, तो वो बहुत ही कम मात्रा में होते हैं। इसी कारण जो है तो हीमोफीलिया की जब कंडीशन होती है तो ब्लड यानी कि रक्त जो है तो जमता नहीं है। तो इसी कंडीशन को जो है तो हीमोफीलिया कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखो, इस क्वेश्चन से संबंधित 2 क्वेश्चंस और पूछे जाते हैं, वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जो रक्त का थक्का होता है, तो रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? कौन सा विटामिन सहायक होता है? एक तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जो रक्त का थक्का होता है उसको जमने से कौन रोकता है? कौन रोकता है? तो ये दोनों के दोनों क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि बहुत बार हमीरपुर बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। तो रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो वो होता है विटामिन के। ये आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दूसरे क्वेश्चन की अगर बात करें कि रक्त का थक्का जमने से कौन जो है तो रोकता है, तो वो रोकता है हिपेरिन। कौन रोकता है? हिपेरिन रोकता है। ये दोनों के दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार हमीरपुर बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये आपको ध्यान में रखने हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, सो क्वेश्चन नंबर हमारा 194 है। यूरिक एसिड इज द चीफ नाइट्रोजनस वेस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो यूरिक अम्ल निम्नलिखित में से किसका मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट है? अब कुछ एक स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा, तो थोड़ी देर में आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल एग्जैक्ट तरीके से समझ में आ जाएगा। पहले तो इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, तभी आपको समझ में आएगा। इस क्वेश्चन का पहले तो राइट ऑप्शन देख लेते हैं। इसका राइट ऑप्शन है बर्ड्स। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब 3 पॉइंट्स मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। एक तो आपको ध्यान में रखना है यूरिक एसिड, एक तो आपको यही ध्यान में रखना है कि यूरिक एसिड, एक आपको ध्यान में रखना है यूरिया, और एक आपको ध्यान में रखना है अमोनिया। क्या रखना है? अमोनिया। ये 3 पॉइंट्स आपके क्लियर होने चाहिए। अब सबसे पहले हम बात करेंगे अमोनिया की। तो कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अमोनिया जो है तो कौन एक्सक्रीट्स करता है? अमोनिया कौन एक्सक्रीट करता है? तो वो कौन करते हैं? तो वो करती है फिश यानी कि मछली। कौन करती है? फिश यानी कि मछली। अब बात करते हैं यूरिया की। यूरिया जो है तो किसके द्वारा एक्सक्रीट किया जाता है?
तो यूरिया को कौन एक्सक्रीट करता है? तो उसको एक तो ह्यूमंस, और ह्यूमंस किस श्रेणी में आते हैं? तो ह्यूमंस आते हैं मैमल्स की श्रेणी में, ये आप सभी को पता होगा। तो एक तो ह्यूमंस और एक फ्रॉग, ये दोनों जो है तो यूरिया को एक्सक्रीट करती हैं। कौन कौन करते हैं यूरिया को एक्सक्रीट? तो वो एक तो ह्यूमन यानी कि मैमल्स और एक फ्रॉग यानी कि मेंढक, ये जो है तो यूरिया को एक्सक्रीट करते हैं। अब बात करते हैं यूरिक एसिड की। यूरिक एसिड को कौन कौन जो है तो एक्सक्रीट्स करते हैं? तो उनमें एक तो बर्ड्स आ जाते हैं, पक्षी आ जाते हैं, एक रेप्टाइल्स हो गए और एक इंसेक्ट हो गए। कौन कौन हो गए? एक तो बर्ड्स हो गए, एक रेप्टाइल्स हो गए और एक इंसेक्ट हो गए। ये जो है तो यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करते हैं। तो यहाँ से आपके 3 पॉइंट्स क्लियर हो गए। ये तीनों के तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था। सबसे पहले बात करते हैं अमोनिया की। अमोनिया किसके द्वारा एक्सक्रीट किया जाता है? फिश यानी कि मछली के द्वारा। फिर आपसे पूछा जाता है यूरिया। यूरिया किसके द्वारा एक्सक्रीट किया जाता है? तो वह ह्यूमंस यानी कि मैमल्स और फ्रॉग्स, इनके द्वारा एक्सक्रीट किया जाता है। और यूरिक एसिड किसके द्वारा किया जाता है? बर्ड्स हो गए, रेप्टाइल्स हो गए और इंसेक्ट हो गए। यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि यूरिक एसिड किसके द्वारा एक्सक्रीट किया जाता है? तो वह बर्ड्स के द्वारा किया जाता है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 195 है। एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मैक्सिमम? तो निम्नलिखित में से किस स्थान पर किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है? ये क्वेश्चन देखो, मैं आप कहूँगा कि हमीरपुर बोर्ड का एक पसंदीदा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बनता है और इसी तरह से बनता है, इसी तरह बार बार यह रिपीट होता है। तो किस स्थान पर किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है? तो अधिकतम जब भी पूछा जाएगा तब वो होता है पोल्स यानी कि ध्रुवों पर। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये है हमारी पृथ्वी, और पृथ्वी के सबसे ऊपर ऊपर होता है नॉर्थ पोल, और सबसे नीचे कौन सा होता है? तो वो होता है साउथ पोल। तो इन पोल्स पर किसी वस्तु का भार जो है तो अधिकतम होता है। तो ये आपको पता चल गया। अब ये तो हमने देखा अधिकतम। कई बार आपसे पूछा जाता है कि किस स्थान पर किसी वस्तु का भार न्यूनतम होता है, मिनिमम होता है, तो वह कहाँ पर होता है? तो वो होता है इक्वेटर पर। किस पर होता है? इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा पर। और भूमध्य रेखा कहाँ पर होती है? ये है हमारी पृथ्वी, और पृथ्वी के बीचों बीच एक इमेजिनरी लाइन होती है। तो इसी इमेजिनरी लाइन को क्या कहा जाता है? इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इक्वेटर पर भार जो है तो न्यूनतम होता है, जबकि पोल्स यानी कि ध्रुवों पर भार जो है तो अधिकतम होता है। अब देखो, ये सारा का सारा खेल इसमें किसका है? सारा का सारा कंसेप्ट इसमें मास हो गया, फिर एक्सेलरेशन हो गया और ग्रेविटी, इन तीनों का जो है तो सारा का सारा खेल है। अगर आपने फिजिक्स पढ़ रखी है तब आपको ये आता होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 196 की बात करें। विच इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट बट अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? तो कौन ऊष्मा का सुचालक होता है परंतु विद्युत का कुचालक होता है? तो गुड कंडक्टर ऑफ हीट बट बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन होता है? तो वो होता है माइका यानी कि अभ्रक। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ एक पॉइंट्स बताऊंगा। एक तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन कौन से हैं, और एक बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? तो उनमें एक तो आ जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट सिल्वर, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर आ जाता है कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया और एल्यूमिनियम हो गया, यही आपको ध्यान में रखने हैं। अब बात करते हैं बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की। तो बैड कंडक्टर में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं? तो इनमें एक तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको ध्यान में रखना है वुड, एक आपको ध्यान में रखना है रबड़, एक आपको ध्यान में रखना है प्लास्टिक, और एक आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लास। ग्लास भी आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर हमने 2 पॉइंट्स देखे जो कि आपको ध्यान में रखने हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर हमारा 197 है। ब्रास इज मेड ऑफ, तो पीतल जो है तो बना होता है, तो यह किसका बना होता है? तो ये बना होता है कॉपर और जिंक, यानी कि तांबे और जस्ते को मिलाकर के जो है तो पीतल बनाया जाता है। ये आपको पता चल गया। अब मैं आपसे यहाँ पर पूछूं कि कांस्य यानी कि कांसा, यह किसका बना होता है? कांस्य को जो है तो ब्रॉन्ज कहा जाता है। तो ब्रॉन्ज किस किस से मिलकर बना होता है? एक सभ्यता थी कांस्य युगीन सभ्यता, वह कौन सी सभ्यता थी? तो वो थी सिंधु घाटी सभ्यता। तो यहाँ पर आपको एक पॉइंट ये भी क्लियर हो जाएगा कि कांस्य युगीन सभ्यता जो है तो सिंधु घाटी सभ्यता थी। तो वह कांसे का उपयोग किस तरह से करते थे? तो वह तांबा यानी कि कॉपर और टिन को मिलाकर के कांसे का निर्माण करते थे। किस किस चीज़ को मिलाते थे? एक तो हो गया कॉपर, और कॉपर को तांबा कहा जाता है, और टिन को मिलाते थे जिससे क्या निर्माण हो जाता था? कांसा। तो कांसे का निर्माण किस तरह से होता है? कॉपर प्लस टिन से होता है। कॉपर और टिन को मिलाने से कांसे का निर्माण किया जाता है। अच्छा, ऑप्शन सी में देखो, कॉपर हो गया, जिंक हो गया और निकल हो गया। तो कॉपर प्लस जिंक प्लस निकल, इन तीनों चीज़ों को मिलाने से किस चीज़ का निर्माण होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो इन तीनों चीज़ों को मिलाने से जर्मन सिल्वर का निर्माण होता है। जर्मन सिल्वर किन किन चीज़ों से मिलकर बनता है? तो वो बनता है कॉपर हो गया, जिंक हो गया और निकल हो गया, ये भी आपको पता चल गया। और एक और पॉइंट मैं आपको बता दूं, स्टेनलेस स्टील। तो स्टेनलेस स्टील किस किस चीज़ से मिलकर बना होता है? तो वह आयरन हो गया, क्रोमियम हो गया, निकल हो गया और कार्बन हो गया। इन चारों चीज़ों से मिलकर जो है तो स्टेनलेस स्टील बनता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है।
अब आस पड़ोस में आपने बहुत सी महिलाओं को सुना होगा कि वह दूसरी महिला पे टिप्पणी करती हैं कि इसने जो हार पहना हुआ है वो रोल्ड गोल्ड का पहना हुआ है। किसका पहना हुआ है? रोल्ड गोल्ड का। तो रोल्ड गोल्ड क्या होता है? रोल्ड गोल्ड किससे मिलकर बना होता है? अब ये तो आपको पता चल गया होगा कि यह चीपेस्ट फॉर्म होती है गोल्ड की, यानी कि इसमें प्योरेस्ट गोल्ड जो है तो नहीं होता है। तो रोल्ड गोल्ड किससे मिलकर बना होता है वो आप नीचे कमेंट्स में बताओ। अगर आपको नहीं भी आता है ना, गूगल करो, गूगल पे जाओ, सर्च करने के बाद आकर के इस वीडियो में नीचे कमेंट करो। इससे आपका ही फायदा है। मैं आपको हर बार बोलता हूँ, जो चीज़ आप कमेंट कर देते हो वो चीज़ आप कभी भूलते नहीं हो। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 198 है। केमिकली फिलोसोफर वूल इज़ अ, तो रासायनिक रूप से फिलोसोफर वूल है। तो केमिकली फिलोसोफर वूल किस तरह की होती है? तो वो होती है जिंक ऑक्साइड। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, जिंक ऑक्साइड। अब देखो यहाँ से भी कुछ एक क्वेश्चंस बनते हैं। आप सभी को पता है कि फिलोसोफर वूल किस रंग की होती है? तो वो होती है वाइट, ये आपको पता है। बट देखो कई बार कुछ एक सिचुएशंस, अब सिचुएशंस बहुत कम देखने को मिलती हैं, बट मैं आपको बता दूं जिंक ऑक्साइड से एक क्वेश्चन बनता है कि जिंक ऑक्साइड का रंग सर्दियों में किस तरह का होता है और गर्मियों में किस तरह का होता है। और देखो ये सिचुएशंस बहुत कम देखने को मिलती है। वैसे तो वाइट ही होता है, ये आपको मान के चलना है, बट कई बार आपसे पूछा जाता है, कुछ एक सिचुएशंस में पूछा जाएगा जो कि आपको ध्यान में होना चाहिए। जिंक ऑक्साइड का रंग सर्दियों में वाइट होता है जबकि गर्मियों में येलो हो जाता है, ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। पर देखो मैंने आपको बता दिया कि यह कुछ ही सिचुएशंस में कभी कभार ही जाकर के होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये हमने क्वेश्चंस देखे, तो ये थी हमारे कुछ क्वेश्चंस। बाकी वीडियो आज की आपको कैसी लगी वो आप नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो ये थी हमारे कुछ क्वेश्चंस। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर से वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल ही ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अब अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।